Hey, good evening, my dear friends. Here is Mr. Kundan Sir. Welcome you on my channel of Women Classes with Kundan Sir. 1 minute, guys. First of all, my channel name is Women Classes with Kundan Sir. Acumen. Do you know what is the meaning of acumen? Acumen means intelligence. Intelligence. Let's do it. Intelligence. तो मैं आज आप लोगों को क्या कराऊंगा, आज मैं आप लोगों को एसएससी सीजीएल का 2023 मेंस जो अभी अक्टूबर में हुआ है उसका सॉल्यूशंस दूंगा कि कैसे सॉल्व करेंगे। और हालांकि ये अभी तक एसएससी सीजीएल का सबसे इजी पेपर रहा है, मेरे को लगा है इंग्लिश का। तो बिना टाइम बर्बाद करते हुए हम सीधे आते हैं मुद्दे पे। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट रेक्टिफाइज द अंडरलाइन पार्ट। अंडरलाइन पार्ट सॉरी दोस्तों, अंडरलाइन पार्ट को मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये अंडरलाइन पार्ट था, यहाँ से यहाँ तक। कलर चेंज करना चाहते हो तो चेंज भी कर सकते हैं। हो गया, तो इसको रेक्टिफाई करना है, मतलब सुधारना है। तो पहला क्वेश्चन पढ़ें, सीधे मुद्दे पे आए। ये क्वेश्चन फर्स्ट है, सिनेमा प्रोवाइड, सिनेमा हमें क्या प्रोवाइड करता है? यूनिवर्सल एंटरटेनमेंट। कैसा यूनिवर्सल? ऐसे ध्यान दीजिएगा, ये द मोस्ट यूनिवर्सल। यूनिवर्सल जो वर्ड है, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो अपने आप के अपने मीनिंग में वो सुपरलेटिव होते हैं। कैसे होते हैं? सुपरलेटिव मीनिंग रखते हैं वो। सुपरलेटिव, सुपरलेटिव का मतलब सबसे ज़्यादा, सुपरलेटिव मीनिंग रखते हैं। जैसे यूनिक वर्ड है जो एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, वही मैं बताऊँगा। यूनिक हो गया, यूनिवर्सल हो गया, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल हो गया, फाइनल हो गया, अल्टीमेट हो गया, अल्टीमेट, परफेक्ट कई बार आ चुका है, परफेक्ट। तो ये कैसे वर्ड हैं दोस्तों? ये जो वर्ड हैं इनको बोलते हैं, ये वर्ड आपस में अपने आप में ही सुपरलेटिव मीनिंग रखते हैं। अगर ये अपने आप में सुपरलेटिव मीनिंग रखते हैं तो इनको सुपरलेटिव बनाने के लिए हम मोस्ट या मोर का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इनका फिक्स मीनिंग है ना। यूनिक का मतलब होता है सबसे अलग, यूनिवर्सल का मतलब सभी जगह, है ना। फाइनल का मतलब एकदम फाइनल का मतलब लास्ट, लास्ट वर्ड भी इसमें लिख सकते हो आप, लास्ट। अंडरस्टूड गाइस? अल्टीमेट पता ही है, परफेक्ट का मतलब सबसे अच्छा। तो इनके साथ हम मोस्ट परफेक्ट या मोस्ट फाइनल या मोस्ट यूनिक ऐसे वर्ड यूज नहीं कर सकते हैं। अंडरस्टूड? तो ये ध्यान दीजिएगा, ये तो गलत है ना? ये अंडरलाइन पार्ट जो है ये गलत है, और ये अंडरलाइन पार्ट ही था। तो सही क्या होगा, ध्यान दीजिए। अब कोई इसमें जैसे यूनिवर्सल के साथ, अब ये भी कट गया, मैंने बताया आपको, ना ही मोस्ट यूज़ कर सकते हैं इनके साथ, ना ही मोर यूज़ कर सकते, दोनों नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो मोर भी कैंसिल हो गया, तो ये ऑप्शन कैंसिल हो गया, बचा और यूनिवर्सल और एन यूनिवर्सल। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यूनिवर्सल जो वर्ड होता है जब इसका हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं, जब प्रोनाउंस करते हैं इस वर्ड को, तो क्या होता है? यू, य से स्टार्ट होता है ना यूनिवर्सल, है ना, यू। तो ये जो वर्ड है इसकी प्रोनाउंसिएशन जो होती है वो कॉन्सोनेंट, किससे? कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होती है ना, कॉन्सोनेंट। अब जिन वर्ड की प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होती है उनके पहले यूज करते हैं क्या? ए का यूज़ करते हैं, अ का। और जिनका वोवेल से, है ना, वोवेल, जैसे ईयर हो गया, है ना, तो इनके पहले क्या यूज़ करेंगे? एन। अम्ब्रेला हो गया, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, एम है बच्चों, अम्ब्रेला हो गया, इनके पहले भी एन का यूज़ किया जाएगा। अंडरस्टूड? जैसे कि ईयर में ईयर ऐसे यूज़ करते हैं, अम्ब्रेला और इसे, तो ये सब क्या है? कॉन्सोनेंट है। गॉट इट इज? तो अभी हम इसको करते हैं, रफ कर दें। आप लोग पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा, और नहीं तो रफ नहीं करते, है ना। हो सकता है किसी को पीडीएफ चाहिए होगी, तो ये भी कैंसिल हो गया, ये तो कैंसिल ही हो गया क्योंकि नो करेक्शन दिया गया। इसमें करेक्शन तो था ना, मोस्ट तो गलत था यहाँ पे, तो इसमें करेक्शन की ज़रूरत है, तो ये तीनों वर्ड गलत हो जाएंगे। आपका सही जो होगा वो ये होगा, तो आपका आंसर क्या होगा? ये। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, इसमें क्या बोला? द गिवन सेंटेंस हैज़ एन एरर विच हैज़ बीन अंडरलाइंड। अच्छा, अंडरलाइंड पार्ट, इसमें वैक्सीलेट की बात किया जा रहा है ना, तो वैक्सीलेट को हम कर लेते हैं अंडरलाइन। ये वैक्सीलेट को अंडरलाइन, हमने पहले अंडरलाइन नहीं किया हुआ है तो मैं अभी कर देता हूँ। अभी रेक्टिफाई करना है, मतलब सुधारना है। वैक्सीलेट वर्ड सही है, देखिए वैक्सीलेट की स्पेलिंग क्या होती है, ये होती है वैक्सीलेट। अंडरस्टूड गाइस? ये होती है आपकी वैक्सीलेट की स्पेलिंग। एस वाला तो कैंसिल ही हो गया, सिंगल एल होता नहीं है, डबल एल होता है। डबल एल तो होता है बट डबल टी नहीं होता। ये भी तो आपका फोर्थ आंसर आपका करेक्ट होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? आपका आंसर होगा वैक्सीलेट। अंडरस्टूड? नेक्स्ट,
ही इज़ टॉलर एंड मोस्ट हैंडसम दैन हिज फ्रेंड्स। दैन वर्ड आया हुआ है तो ध्यान दीजिएगा, दैन का यूज किया जाता है, दैन एक कंजक्शन है, इसका यूज किया जाता है कंपैरिजन के लिए, और कंपैरिजन के लिए यूज किया जाता है, तो ध्यान दीजिएगा, कंपैरेटिव डिग्री यूज किया जाएगा। किसके साथ यूज किया जाता है? कंपैरेटिव डिग्री के साथ। अंडरस्टूड? तो ध्यान दीजिए, एक तो चीज़ समझ में आ गई कि दैन कंपैरेटिव डिग्री के साथ यूज किया जाता है तुलना करने के लिए, कंपैरिजन के लिए। तो एक दूसरा एक रूल होता है कि कभी भी एंड या किसी कंजक्शन से, एंड एक कंजक्शन है समझिएगा, इससे आगे और पीछे है ना, मतलब दोनों साइड अगर कोई एडजेक्टिव जोड़ा गया है, यहाँ पे भी एक एडजेक्टिव है, यहाँ पे भी एक एडजेक्टिव, तो ये दोनों एडजेक्टिव ध्यान दीजिएगा सेम डिग्री में होने चाहिए, सेम डिग्री में। सेम डिग्री का मतलब या तो पॉजिटिव डिग्री में होना चाहिए, या कंपैरेटिव डिग्री में होना चाहिए, या दोनों सुपरलेटिव में होना चाहिए। अंडरस्टूड गाइस? ये रूल होता है, रूल है ना। तो ध्यान दीजिएगा, ही इज़ टॉलर, वो ज़्यादा लंबा है, एंड मोस्ट हैंडसम, सबसे ज़्यादा हैंडसम है, लेकिन दैन का यूज किया गया है। अब दैन का यूज किया गया है तो ध्यान दीजिएगा कि ये टॉलर तो सही है, ये कंपैरिजन के लिए है ना, ये कंपैरेटिव डिग्री है। टॉल का क्या होता है? टॉल का होता है टॉलर, कंपैरेटिव। लेकिन एंड के बाद ये मोस्ट जो वर्ड आया है ये गलत है, मोस्ट की जगह पे क्या होगा? मोर, है ना, मच, मोर, मोस्ट, ये तीनों सुपरलेटिव, ये सुपरलेटिव होता है, ये कंपैरेटिव होता है, ये पॉजिटिव डिग्री होती है। अंडरस्टूड क्या? इसे तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। तो आपका गलती पार्ट ये होगा, अंडरलाइन पार्ट ही था ये, तो इसको पहले अंडरलाइन हम कर देते हैं। अब इसकी जगह पे क्या आपका आंसर होगा? मोर, है ना, क्योंकि टॉलर यूज़ किया गया है, एंड से जोड़ा गया है, तो ये वाला भी जो नेक्स्ट एडजेक्टिव होगा वो भी क्या होगा? कंपैरेटिव डिग्री में, कंपैरेटिव डिग्री में ये है। नेक्स्ट, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बिन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, वन ऑफ देम में कंटेन एरर। ये एरर की बात की जा रही है, एरर पूछ रहा है। अंडरस्टूड गाइस? 1 मिनट। तो एरर ही पूछ रहा है, दे वॉन्ट टू लिव इन फर्स्ट फ्लोर ऑफ दिस बिल्डिंग। तो बिल्डिंग के पहले फ्लोर पे रहना चाहते हैं, यही बोला जा रहा है। अच्छा ध्यान दीजिएगा बच्चों, बहुत आराम से पढ़ूंगा। कोई भी फ्लैट ऑब्जेक्ट हो, है ना, फ्लैट ऑब्जेक्ट हो या सरफेस हो, इसके लिए हम पहले तो प्रीपोजिशन ऑन का यूज़ करते हैं, और फर्स्ट के पहले अगर ये एडजेक्टिव के रूप में है, ध्यान रखिएगा, है ना, द का यूज़ करते हैं। दूसरी बात है ना, आई केम फर्स्ट, पहले मैं आया। अगर मैं बोलता हूँ आई केम फर्स्ट, अब बोलोगे कि सर यहाँ पे तो द यूज नहीं किया गया है फर्स्ट के पहले, लेकिन फिर भी ये सेंटेंस करेक्ट होता है। जो एक्सेप्शन चीज़ें होंगी ना, मैं वो भी साथ में आपको एक्सप्लेन करते चलूँगा कि अभी मैंने आपको रूल बता दिया कि फर्स्ट के पहले द का यूज करेंगे। क्यों यूज करते हैं? फर्स्ट का मतलब होता है सबसे पहला। अंडरस्टूड? तो ये क्या हुआ? सुपरलेटिव डिग्री हुआ, सुपरलेटिव एडजेक्टिव हुआ। अंडरस्टूड? सुपरलेटिव डिग्री में एडजेक्टिव हुआ। समझिएगा, तो इसके पहले सुपरलेटिव के पहले द का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे आई केम फर्स्ट, पहले मैं, है ना, यहाँ पे क्या होता है? एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये वर्ड किसी नाउन को मॉडिफाई कर रहा है? नहीं कर रहा है ना। किसको कर रहा है? आने को। आया मैं, मतलब मैं आया पहले, तो ये वर्ड किसको मॉडिफाई कर रहा है? एक वर्ब को कर रहा है। तो वर्ब को जो वर्ड मॉडिफाई करता है वहाँ पे वो वर्ड क्या हो जाता है? एडवर्ब हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा कि एडवर्ब के रूप में अगर फर्स्ट यूज किया गया है तो द की जरूरत नहीं होती। अंडरस्टूड? मैंने रूल क्या बताया है कि फर्स्ट एक एडजेक्टिव के रूप में है तो द का यूज किया जाएगा। द फर्स्ट स्टूडेंट, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, द फर्स्ट प्रेसिडेंट। अंडरस्टूड? प्रेसिडेंट के पहले फर्स्ट यूज किया गया है, नाउन के पहले फर्स्ट यूज किया गया है, तो वो क्या होता है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के पहले द यूज किया जाएगा। एकदम क्लियर करते चलूँगा आपको। तो पहला तो चीज़ ध्यान दीजिएगा, गलती ये हुई है और ये भी है, ऑन का। तो इनका यूज आप कहाँ करते हैं? मैं आपको इसी में लिख देता हूँ थोड़ा सा। इनका यूज किया जाता है जगह के सेंस में। ध्यान दीजिएगा, कंट्री के लिए, कॉन्टिनेंट, वर्ल्ड, कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट या वर्ल्ड, मतलब कोई बड़ी जगह हो, कोई बड़ा प्लेस हो, है ना, बड़ी जगह हो, या फिर कोई इनक्लोज्ड प्लेस हो, मतलब घिरा हुआ प्लेस हो, इनक्लोज्ड, क्या हो? इनक्लोज्ड प्लेस हो। अंडरस्टूड? लेकिन टाइम के सेंस में कब किया जाता है? इनका यूज तो प्लेस के सेंस में हो गया ना, किसके सेंस में? प्लेस के सेंस में। टाइम के सेंस में यूज किया जाता है ईयर के लिए या मंथ के लिए, है ना, मंथ के सेंस में। ऑन का यूज टाइम के सेंस में कब किया जाता है? डे और डेट के लिए। एट का यूज प्लेस के सेंस में कब किया जाता है? कोई कंपैरिजनली स्मॉल प्लेस होगा, मतलब किसी के कंपैरिजन में स्मॉल प्लेस है तो एट का यूज किया जाएगा। या फिर कोई पॉइंट ऑफ प्लेस है, पॉइंट ऑफ प्लेस। पॉइंट ऑफ प्लेस का मतलब जैसे कि ये पूरी सिटी है, इसमें इस बिंदु पे आप खड़े हो, ये हो सकता है आपका बस स्टैंड हो सकता है, हॉस्पिटल हो सकता है, या फिर आप
हॉस्पिटल है ना, पॉइंट ऑफ प्लेस, उस प्लेस को इंडिकेट करने के लिए आप बता रहे हो कि आई एम एट द रेलवे स्टेशन, आई एम एट द बस स्टैंड, तो एट यूज करोगे, है ना, पॉइंट ऑफ मतलब एक प्रिसाइज प्लेस के लिए। और टाइम के सेंस में, तो प्लेस के सेंस में हो गया, टाइम के सेंस में क्या यूज करते हैं, प्रिसाइज टाइम जब बताते हैं, एकदम एग्जैक्ट टाइम, मतलब एट 10 o'clock, एट द टाइम ऑफ, एट द टाइम ऑफ इनॉग्रेशन। अब इनॉग्रेशन का कोई टाइम होगा, उसी समय पे कोई काम हुआ है तो हम कहेंगे एट द टाइम ऑफ इनॉग्रेशन। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो मैं एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ, जो रूल्स बता रहा हूँ, इन पे ज़्यादा फोकस करिएगा। आंसर तो कहीं भी मिल जाएगा, आप कोई किताब लेकर के आओगे वहाँ पे भी मिल जाएगा, कोई इशू नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, गलती कहाँ होगी आपका, लिव इन द, ये गलत है आपका, यहाँ पे क्या होगा, लिव ऑन द फर्स्ट फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, या सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ये क्या पूछ रहा है, सेलेक्ट द ऑप्शंस दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछ रहा है ना, जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, मतलब अनेक शब्द की एक शब्द, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। देयर इज अ प्लेस ऑफ ग्रेन्स इन द बैकयार्ड ऑफ द हाउस। घर में जो अनाज रखने की जो जगह होती है उसको क्या बोला जाता है, ग्रेन रखने की जो जगह होती है वो ग्रेनरी होती है, अनाज घर इसको बोलते हैं, है ना। तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन, ये आपका आंसर ग्रेनरी। अचीव हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स या इवेंट्स हैं, है ना, उनकी जो रखने की जगह होती है वो आर्चीव में रखा जाता है। एपियरी, बर्ड्स, बर्ड्स के रहने की जो जगह होती है एपियरी कहलाती है। और एवियरी एक वर्ड होता है, एवियरी ये होती है मधुमक्खी के रहने की जगह, बीज, है ना, बीज लिखा जाएगा कि, है ना, द प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, जहाँ पे मधुमक्खियाँ रखी जाती हैं वो क्या होता है, तो एवियरी हो जाएगा। जहाँ पे बर्ड्स रखे जाते हैं मतलब पक्षीशाला, तो ये एपियरी हो जाएगा। डोरमेट्री क्या होता है दोस्तों, तो डोरमेट्री होता है, आप जैसे कि कोई एग्जाम देने के लिए गए, आपके पास पैसे कम रहते हैं तो होटल लेते हो, लेकिन वो होटल के रूम जो होते हैं वो महंगे होते हैं, तो एक सेक्शन होता है डोरमेट्री। डोरमेट्री का मतलब कि ऐसी जगह जहाँ पे मतलब 2 से अधिक लोग रहते हो, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग एक ही रूम में रहते हो, एक हॉल टाइप का, है ना, तो वहाँ पे सस्ते में मिल जाता है, मतलब एक ही रूम में कई लोग पार्टिसिपेंट्स रहते हैं, काफ़ी लोग शेयरिंग में रहते हैं, तो वो डोरमेट्री होता है। नेक्स्ट, डिस्पाइट दियर डिफरेंसेस, द डिस्पाइट दियर डिफरेंसेस द टू पॉलिटिशियंस डिसाइडेड टू एंड वर्क टुगेदर फॉर द ग्रेटर गुड। देखिए, डिस्पाइट दियर डिफरेंसेस, मतभेद होने के, डिफरेंसेस का मतलब झगड़ा, दुश्मनी, है ना, मतभेद, है ना, उनके मतभेद होने के बावजूद भी, डिस्पाइट का यूज किया है, बावजूद भी, दोनों पॉलिटिशियन ने क्या डिसाइड किया, आगे तो दिया गया है वर्क टुगेदर, मतलब साथ काम करने, मतलब ग्रेटर गुड का मतलब होता है कि कुछ अच्छा फ्यूचर में करने के लिए एक साथ कार्य करेंगे। और उनके बीच में पहले डिफरेंसेस थे, मतभेद, कहने का मतलब क्या, अब देखिए अकॉर्डिंग टू सेंस यहाँ पे 4 ईडियम्स दिए हैं, 1 2 3 4, 4 ईडियम्स दिए हैं, यहाँ पे कौन सा ईडियम फिट बैठेगा ये पूछ रहा है ना, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ईडियम्स टू फिल द ब्लैंक्स। बर्न द मिडनाइट ऑयल, इसका मतलब होता है देर रात तक काम करना, है ना, मतलब टॉयल अवे, टॉयल अवे, टॉयल के साथ अवे का प्रोपोजिशन यूज होता है, ध्यान रखिएगा, टॉयल अवे टिल लेट नाइट, लेट नाइट, या देर रात तक पढ़ते हो या काम करते हो तो उसके लिए हम कहते हैं बर्न द मिडनाइट ऑयल। बार्क ऑफ द रॉन्ग ट्री, बार्क अप द रॉन्ग ट्री, गलत मुद्दे को छेड़ना, हम कह सकते हैं ना, रेज द रॉन्ग इशू, या इरेलीवेंट, इरेलीवेंट, सॉरी, रैली, इरेलीवेंट, या कह सकते हो रॉन्ग इशूज, मतलब जिनके रॉन्ग इशूज, बार्क ऑफ द रॉन्ग ट्री। ब्यूरी द हैचेट, मतलब पुरानी दुश्मनी को भुला देना और साथ में कार्य करना, ये फिट बैठ रहा है। दोनों पॉलिटिशियन ने क्या डिसाइड किया कि पुरानी दुश्मनी को भुला देते हैं और साथ में कार्य करते हैं ग्रेटर फ्यूचर के लिए या ग्रेटर गुड के लिए, कुछ अच्छा होने के लिए। तो इसका मतलब होता है फॉरगेट ओल्ड डिफरेंसेस, या फिर एनिमिटी, एनिमिटी,
एंटीपैथी यूज कर सकते हैं। ब्लो ऑफ स्टीम का मतलब होता है गुस्सा उतारना, है ना। गुस्सा उतारना मतलब कूल डाउन टेम्पर, कूल डाउन टेम्पर, ध्यान रखिएगा गुस्सा उतारना। तो यहाँ पे जो आंसर होगा दोस्तों वो ध्यान रखिएगा कि ब्यूरी द हैचेट। नेक्स्ट, बाइट द बुलेट। इसमें भी क्या कह रहा है कि सेलेक्ट सेंटेंस विच गिव्स द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन मीनिंग्स। मतलब इसका जो मीनिंग है वो कौन सा सेंटेंस दे रहा है, कहने का मतलब यही है। बाइट द बुलेट, इसका मतलब मैं आपको वो बता देता हूँ। इसका मतलब होता है कि कठिनाई का मतलब बहुत सारी कठिनाई तकलीफ़ें झेल करके आगे बढ़ना, है ना, इसका मीनिंग होता है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस देखिएगा कि क्या होगा। पहला, द चिल्ड्रन प्लेड इन द पार्क ऑन अ सनी डे। दिन के टाइम में या दोपहर में बच्चों का खेल, है ना, बच्चे पार्क में खेलते थे, ये होगा नहीं होगा। कोई स्ट्रगल, कोई पेन, कोई इस तरह से चीज़ें दिखाएंगी, डिफिकल्टी। द शेफ प्रिपेयर्ड डिलीशियस मील फॉर द गेस्ट, नहीं होगा। डिस्पाइट द पेन, मतलब पेन के बावजूद, डिस्पाइट द पेन सारा डिसाइडेड टू गो अहेड विद सर्जरी, सारा ने सर्जरी के लिए आगे बढ़ी या सर्जरी करवाने की डिसाइड किया, निश्चय किया। ये प्रोबेबली करेक्ट है। और आगे भी ऑप्शन देख लेते हैं। जैक एंड जिल वेंट अप द हिल टू फेच अ पेल ऑफ वाटर। जैक और जिल पहाड़ी पे गए एक बाल्टी पानी लाने के लिए। मोस्ट अप्रोप्रिएट आपका थर्ड ही होगा दोस्तों, है ना। इसका मीनिंग लिखना होगा तो लिख लीजिएगा, डिस्पाइट डिफिकल्टी प्रोसीड टू कंप्लीट टास्क। नेक्स्ट, रॉबिन वॉच्ड द स्मोक स्टीडली, धीरे धीरे, स्टीडली का मतलब धीरे धीरे, फ्रॉम द चिमनी। रॉबिन ने वॉच्ड, रॉबिन देखा, क्या देखा, एज द स्मोक, धीरे धीरे चिमनी से क्या हो रहा है, धुआं निकल रहा है, धुआं निकल रहा है, धुआं उठ रहा है, यही ना। ध्यान दिया, स्मोक राइज, आप क्या यूज करते हो, स्मोक राइजेस फ्रॉम द चिमनी, चिमनी, चिमनी से धुआं निकलता है, ये यूज करते हैं। लेकिन ये वॉच्ड पास्ट फॉर्म की बात कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, राइज की जगह पे रोज का यूज किया जाएगा। इनकी मीनिंग देख लो। लेफ्ट का मतलब छोड़ देना होता है, राइज का मतलब उठना होता है, उठना होता है, वेंट का मतलब होता है जाने से रिलेटेड, हम का मतलब लटकाना होता है। तो कोई मीनिंग नहीं है इनका, तो इसका आंसर क्या होगा, रोज। नेक्स्ट, बाय होम वॉज यू टॉट इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन। किसके द्वारा तुम्हें इंग्लिश ग्रामर और कंपोजिशन पढ़ाया गया, यही बोला जा रहा है। तो इसका हिंदी क्या होगा कि कौन तुम्हें इंग्लिश ग्रामर और कंपोजिशन पढ़ाया है। तो पहली चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब हु होता है तो इसको चेंज करते हैं बाई होम में, अंडरस्टूड, बाई होम में, पैसिव वॉइस में बाई होम में चेंज हो जाता है। तो आपका ये सेक्शन तो हट ही जाएगा। दूसरा है ये पास्ट जो सेकेंड फॉर्म होती है, वर्क की सेकेंड फॉर्म, ये चीज़ जो होती है वाज, वर और वर्क की थर्ड फॉर्म में, वर्क की थर्ड फॉर्म में। तो यहाँ पे वर्क प्लस वर्क की थर्ड फॉर्म है, तो ये उल्टा चेंज किस में होगा, पास्ट सेकेंड फॉर्म में, मतलब ये सिंपल पास्ट में। ये किसका स्ट्रक्चर होना चाहिए, सिंपल पास्ट का। सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर कौन सा है, हैज़ प्लस वर्क की थर्ड फॉर्म सिंपल पास्ट में आती है, नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट में आती है। हु टॉट यू इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन, ये सही होगा। हु हैड प्लस वर्क की थर्ड फॉर्म है ये तो पास्ट परफेक्ट में आता है। होम टॉट, होम तो वैसे ही नहीं आएगा, तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा सेक्शन। नेक्स्ट, ये क्या पूछा, क्वेश्चन नंबर 10 है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। इसमें से एक्टिव वॉइस में कौन सा लिखा गया है। एक्टिव वॉइस का मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट होगा, मेन वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा। अब कभी कभी मेन वर्ब ना दे करके इसी को तोड़ दिया होता है हेल्पिंग वर्ब और प्लस मेन वर्ब, है ना, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में आपको कुछ भी हो सकता है, एक्सिलरी वर्ब मॉडल्स दिए जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि मेन जो होता है स्ट्रक्चर यही होता है, और इसमें मेन वर्ब जो यूज की जाती है वो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू टेंस, इनके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी हो सकती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म भी हो सकती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी होती है। लेकिन ये एक्टिव वॉइस की बात किया है ना, लेकिन पैसिव वॉइस में हमेशा
मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज की जाती है इसमें, पैसिव वॉइस में। अंडरस्टूड, ध्यान रखिएगा, ये 2-3 चीज़ें आप ध्यान रखोगे पता चल जाएगा। सी प्रेजेंटेड द अवार्ड टू द डायरेक्टर। अच्छा, ओके ओके, ये ऑलरेडी दिया है इन्होंने क्वेश्चन। द अवार्ड वाज प्रेजेंटेड टू हर, उसको अवार्ड दिया गया किस, बाय द डायरेक्टर, डायरेक्टर के द्वारा। इसका एक्टिव वॉइस क्या हो जाएगा कि डायरेक्टर ने उसको अवार्ड दिया, प्रेजेंट किया, अवार्ड से पुरस्कृत किया। तो द डायरेक्टर स्टार्टिंग में आएगा, सब्जेक्ट होगा, तो इसी में सेकेंड में द डायरेक्टर प्रेजेंटेड द अवार्ड टू हर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा ये, है ना। यहाँ पे देखिए वाज दिया गया, मैंने इसके पहले ही बताया था कि वाज और वर्ब की थर्ड फॉर्म रहती है, तो उसको रिवर्स चेंज जब करते हैं तो वो सिंपल पास्ट में बनती है, और सिंपल पास्ट यहीं पे है। सिंपल पास्ट तो ये भी है, सिंपल पास्ट ये भी है, ये तो नहीं है, लेकिन ये दोनों आंसर क्यों नहीं होगा, इसमें सी को सब्जेक्ट बना दिया है, मतलब इसको सब्जेक्ट बना दिया जो कि गलत है। बाय द, ये है ना आपका डूअर, ये आपका डूअर है, काम करने वाला व्यक्ति ये है, तो यही आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। अंडरस्टूड। एवरीवन शुड रिस्पेक्ट, इसमें क्या है, एरर ढूंढना है, 1 मिनट, एरर फाइंड आउट करना है इसमें। तो इसमें देखिएगा, एवरीवन शुड रिस्पेक्ट दोज पेरेंट्स टीचर्स एल्डर्स। हर किसी को अपने माता पिता अध्यापक और बड़ों का सम्मान करना चाहिए, ये बोला जा रहा है। इसमें एक रूल देख लीजिएगा, कोई भी इनडेफिनिट प्रोनाउन या फिर डिस्ट्रीब्यूटिव, आप ये सोचो ये कौन से हो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो, इनके लिए वर्ब कैसे यूज की जाएगी, सिंगुलर यूज की जाती है। और पॉजेसिव केस यूज करते हैं, अगर ये इंसान है तो हिज का यूज किया जाता है। गर्ल्स डिफाइन किया है तो हर का यूज किया जाएगा, मतलब फीमेल को डिफाइन किया है तो हर का यूज किया जाएगा। और न्यूट्रल जेंडर है मतलब कि तो इट्स का यूज किया जाएगा। अंडरस्टूड। तो अब इंडेफिनिट प्रोनाउन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। किसी वर्ड में एवरी वर्ड यूज किया गया है, एवरी, ईच, ईदर का दोनों कंबाइंड बता रहा हूँ मैं आपको, नन, नो वन, नेगेटिव में होता है, नो वन, नोबडी, समवन, ये हो गया। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं अभी, ईच, एवरी, नीदर का भी यूज करते हैं, नीदर, नो वन, नोबडी, नन, समवन, समबडी। इनके लिए वर्ब हमेशा कैसी होगी, सिंगुलर होगी, और हिज का यूज किया जाएगा या हर का यूज किया जाएगा। अगर बोला जाता है ईच ऑफ द गर्ल्स, अगर ईच का यूज गर्ल्स के लिए किया जाए तब हर होगा, ईच ऑफ द बॉयज तब, है ना, ये यूज किया जाएगा। अगर ईच पर्सन दिया है, पर्सन का मतलब कि ना ही पता है लड़की ना ही लड़का, तो हिज यूज किया जाएगा। इसमें देखिए एवरी वन दिया है, एवरी वन, तो एवरी वन बताया थोड़ी जाएगी क्या है, तो यहाँ पे दोज का यूज नहीं किया जाएगा। अपने के सेंस में क्या यूज करेंगे दोस्तों, यहाँ पे होगा आपका हिज। एक वर्ड होता है वन, वन के लिए यूज किया जाता है वंस, इसके लिए अलग आता है, वंस का यूज किया जाता है, पॉजेसिव केस में ये यूज किया जाता है। लेकिन वन का यूज अगर इस ऐसे यूज किया गया है, वन का यूज वन ना करके वन ऑफ करके है, तब तो फिर हिज ही यूज किया जाएगा। अंडरस्टूड, या मतलब इसी तरह से यूज होगा। चलिए, तो गलती आपकी कहाँ पे है, इसमें सेकंड में, ही सेड 2 and 2 make 4, इसमें क्या, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें क्या पूछ रहा है, इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा 2 and 2 make 4। 2-3 चीज़ें आपको बता देता हूँ, है ना। कभी भी इसको क्या बोलते हैं, इस वाले जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होती है चीज़ें, ये स्पीच होती है, क्या होती है, ये रिपोर्टेड स्पीच होती है। अंडरस्टूड। ये जो होती है, जो वर्ड का यूज करके, जो वर्ब वर्ब है ना, ये वर्ब का यूज करके जो बात बोली जाती है, ये क्या होती है, रिपोर्टेड वर्ब होती है। अंडरस्टूड। और ये होता है रिपोर्टर, मतलब बात कहने वाला, रिपोर्टर। अगर यहाँ पे कोई वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट होता है तो वो ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब हो जाता है। ये बेसिक बेसिक चीज़ें। तो रिपोर्टेड स्पीच का मतलब ये वाले पार्ट में अगर कोई कैलकुलेशन हो, कोई हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंट, है ना, कोई इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट हो, मतलब सत्य बात हो कोई, है ना, हिस्टोरिकल इवेंट हो, जैसे कि महात्मा गांधी केम टू इंडिया इन 1915, तो वो क्या है, एक इवेंट है, उस दिन महात्मा गांधी जी आए थे उस साल, है ना। या फिर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो, यूनिवर्सल ट्रूथ, कोई सत्य, सर्वकालिक सत्य, है ना, जैसे सूरज
पूरब में उगता है, द सन राइजेस इन द ईस्ट, ऐसी हो। इसके अलावा कोई प्रोवर्ब हो, कहावतें, प्रोवर्ब हो, या फिर मैक्सिम हो, दोहा हो, ये है। अगर ये रिपोर्टेड स्पीच में है, मतलब इसमें, तो नो चेंज, इसको चेंज नहीं करेंगे। क्या होगा? नो चेंज। तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते टाइम पे इनको चेंज नहीं करेंगे। जनरली जो चेंज होता है वो तो आपको पता है, बेसिक थोड़ी पढ़े होगे, नहीं पढ़े होगे तो मेरी जो क्लासेस हैं चैप्टर वाइज उनसे पढ़ लेना आप। अंडरस्टूड? तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब कौन से सेक्शन में पहले ये चेंज नहीं है, ये मेड लिख दिया, 2 and 2 मेड 4, तो ये होगा ही नहीं क्योंकि वो तो चेंज ही नहीं होगा। 2 and 2 मेड 4, ये भी नहीं होगा। 2 and 2 मेक 4, यहाँ पे भी मेक 4 था, तो ये हो सकता है। 2 and 2 मेक 4, ये भी हो सकता है। अब आगे देख लेते हैं, ये सेड, ही सेड, ही सेड किस में है? ये थर्ड में। ही सेज है, ये तो गलत ही होगा। ये दोनों वैसे चेंज नहीं होंगे, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा। अब जब ये इन्वर्टेड कॉमा हटाते हैं तो कंजक्शन दैट का यूज़ करते हैं, कोई ना कोई कंजक्शन यूज़ करते हैं, जरूरी नहीं कि दैट ही होगा। सिंपल सेंटेंस है तो दैट यूज़ किया जाएगा। अगर कोई सेंटेंस डाउट वाला है तो इफ़ या वेदर का यूज़ करते हैं, मतलब क्वेश्चन पूछा जा रहा है किसी में, कोई WH वर्ड से स्टार्ट सेंटेंस है तो WH वर्ड को ही कंजक्शन बना देते हैं। तो कोई ना कोई कंजक्शन यूज किया जाता है तो सेंटेंस को जोड़ने के लिए। तो आगे चलते हैं 13, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें क्या पूछा है? नो करेक्शन। अच्छा, इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन है ना। इन केस नो करेक्शन इज नीडेड, सेलेक्ट नो करेक्शन। अंडरलाइन पार्ट बोला है, अंडरलाइन पार्ट तो मैंने इसमें अंडरलाइन नहीं किया है। पहले मैं ये देख लेता हूँ कि अंडरलाइन करना है, अंडरलाइन किस पार्ट को करना है। ये पार्ट था, अशोका वॉज नॉट ओनली अ ग्रेट वॉरियर बट ऑल्सो अ वेरी वाइजर रूलर। ये जो सेक्शन था ये अंडरलाइन पार्ट था। अब ये सही है या गलत है, यही पता करना है। वहाँ पे मोर वाइज होगा, वाइज होगा, कोई करेक्शन नहीं होना चाहिए, या फिर वाइजेस्ट होगा। तो ये रूल आपको बता देता हूँ। जब वेरी यूज किया है ना पहले, तो वेरी के बाद पॉजिटिव डिग्री होती है। कौन सी होती है? पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में जैसे वेरी गुड हो गया, वेरी वाइज हो गया, है ना, वेरी वाइज रूलर, वेरी स्ट्रॉन्ग रूलर, वेरी ब्रेव रूलर। अंडरस्टूड? तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? वाइज। इसके अलावा कुछ रूल, अगर यहाँ पे मच होता तो मच का यूज करते हैं कंपैरेटिव डिग्री के पहले। कंपैरेटिव डिग्री होती है तो मच यूज करते हैं। मतलब मच का यूज औरों के साथ भी किया जाता है, बट अगर कंपैरेटिव डिग्री है तो उसके पहले मच का यूज किया जा सकता है, बट वेरी का यूज नहीं किया जा सकता है। ध्यान रखना। जैसे हम कहते हैं यू आर मच टॉलर, यू आर मच टॉलर, बहुत ज़्यादा बड़े हो तो, है ना, देन योर ब्रदर। मच स्मार्टर, मच बेटर, नहीं कह रहे मच बेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। अच्छा, ये वाला सेंटेंस, ये ऐसा वाला सेक्शन कहाँ यूज़ किया जाता है ये भी आपको बता देता हूँ। ये जो है ना मोर वाइज, ये कहाँ पे यूज़ किया जाता है, इसको भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। कभी कभी होता है, ऐसा नहीं है कि मोर वाइज सेंटेंस होता है, नहीं, ये भी होता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जब एक ही व्यक्ति की, है ना, दो क्वालिटी की तुलना हो, किसका कंपैरिजन हो? कंपैरिजन टू क्वालिटीज, टू क्वालिटीज, दो क्वालिटी की तुलना हो, तो सेंटेंस में क्या यूज किया जाएगा? मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री वाला एडजेक्टिव यूज किया जाता है। जैसे स्मार्ट से ज़्यादा वो बुद्धिमान था, तो हम कहेंगे कि ही वॉज मोर वाइज देन हैंडसम कह सकते हो या स्मार्ट कह सकते हो, है ना। स्मार्ट से ज़्यादा बुद्धिमान था। अब ये बुद्धिमान भी था वो और स्मार्ट भी था, लेकिन स्मार्ट जितना था उससे ज़्यादा वो बुद्धिमान था। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे दो क्वालिटी की तुलना हो, दो व्यक्तियों की नहीं हुई है, दो क्वालिटी की तुलना। तब फिर हम अगर वाइजर ऐसे दे देता कि ही वॉज वाइजर देन स्मार्ट, तो गलत हो जाता है, ये गलत होता है। ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक्स। अच्छा, ये सेंटेंस है, बाय दिस टाइम टुमारो, इस समय तक, कल, आने वाले कल की बात की जा रही है, कल इस समय तक, है ना, ये बोला जा रहा है कल इस समय तक। आई द वर्क असाइन टू मी, मैं, अच्छा, डू का यूज़ किया गया है, मतलब कि मैं अपना काम ख़त्म कर चुका होऊंगा, है ना, मैं काम ख़त्म कर चुका होऊंगा जो मुझे दिया गया, जो मुझे असाइन का मतलब है ना, जो आपको सौंपा गया। देखिए ध्यान दीजिएगा, जब भी बाई करके, है ना, टाइम दिया गया होता है ना, और वो फ्यूचर टाइम है, कोई फ्यूचर टाइम दिया गया है बाई करके, तो इसके बाद आने वाला सेंटेंस जो होता है वो फ्यूचर परफेक्ट में होता है। किसमें होता है दोस्तों? फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में क्या यूज़ किया जाता है? विल हैव या शैल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें देख लीजिए, ये
विल हैव तो यूज किया गया है इसमें भी, विल हैव इसमें भी, लेकिन ये सेकेंड फॉर्म है तो ये नहीं होगा, ये थर्ड फॉर्म है तो यही करेक्ट आपका होगा। नेक्स्ट, शी वॉज नोन, शी वॉज नोन, इसमें पूछा क्या है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी एज वन वर्ड सब्सटीट्यूट फॉर द अंडरलाइन फ्रेज इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अच्छा, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, अंडरलाइन फ्रेज में पहले कर देता हूँ। शी वॉज नोन फॉर हर एबिलिटी टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली एंड एक्सप्रेस क्लियरली इन राइटिंग एंड स्पीकिंग। अंडरस्टूड। इसी को इन्होंने क्या बोला है, इसी का वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, आर्टिकुलेशन, मम्बलिंग, इनकोहेरेंस और रैम्बलिंग। आर्टिकुलेट का मतलब होता है टू स्पीक क्लियरली। क्या होता है? आर्टिकुलेट का मतलब होता है टू स्पीक क्लियरली। अंडरस्टूड, ध्यान रखिएगा। तो आर्टिकुलेट का मतलब होता है, इसमें लिख भी देता हूँ मैं, टू कम्युनिकेट या स्पीक, स्पीक या कम्युनिकेट दोनों कह सकते हो, इफेक्टिवली या क्लियरली, है ना, या एक्सप्रेस क्लियरली, ये समझिए। मम्बलिंग का मतलब होता है अस्पष्ट, बुदबुदाना, जैसे मुंह में बुदबुदाते हैं ना, पूरा साफ साफ ना बात है, तो वो होता है आपका मम्बलिंग। टू स्पीक एम्बिग्यूअसली, एम्बिग्यूअस तो एग्जैक्ट नहीं होगा, एम्बिग्यूअसली, या हम कह सकते हैं वेगली, नॉट क्लियरली कह सकते हो आप, ये होता है मम्बलिंग। इनकोहेरेंस का मतलब होता है जो सिमिलर नहीं हो, जो मेल खाता नहीं हो, है, तो नॉट, एक वर्ड होता है उसके लिए, चलिए बता दूंगा मैं, नॉट सिमिलर या बेमेल कह सकते हो, बिना मेल, है ना। और रैम्बलिंग जो वर्ड होता है उसका भी मीनिंग आप लिख लीजिए। रैम्बल का जो एग्जैक्ट मीनिंग होता है वो होता है स्प्राउल, स्प्राउल, या कह सकते हैं स्प्रेड, इधर उधर फैलाना कोई चीज़, है ना। और स्पीकिंग के सेंस में हम जैसे कि एकदम नॉट टू द पॉइंट बात करते हैं तो उसको भी रैम्बलिंग बोला जाता है, नॉट टू द पॉइंट। अंडरस्टूड? ये तो आंसर क्या हो जाएगा, ये बोल रहा है एबिलिटी टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली, मतलब कैसे इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना और एक्सप्रेस क्लियरली इन राइटिंग और स्पीकिंग, स्पष्ट बोलना, आर्टिकुलेट होता है। एक इसका सिनोनिम्स लिखना चाहते हो तो एग्जाम में बहुत आज हुआ है, इलोक्यूशन। क्या है? इलोक्यूशन, ये है आप इलोक्यूशन, इसका सिनोनिम्स होगा। नेक्स्ट, ये क्या पूछ रहा है, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक, ब्लैंक को फिल करने के लिए सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या होगा। नेक्स्ट, द गर्ल वॉज डैश एज शी वॉज ड्रेंच्ड इन द रेन, ड्रेंच का मतलब भीगना होता है, ड्रेंच्ड इन द रेन का मतलब पूरी तरह से भीग जाना, बारिश में भीग जाना। लड़की बारिश में भीग जाने के कारण क्या हो गई थी, बोल्ट, कोल्ड, गोल्ड या फिर टाइट। भाई भीगने से क्या होता है, कोल्ड होगा, बुखार आ गया होगा, ठंडी हो गई होगी, यही ना, और तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन था। बोल्ट द गेट, बोल्ट जो वर्ड होता है इसका भी मीनिंग मैं बता देता हूँ, देखिए इसका कई जगह यूज किया जाता है, जो वर्ब के रूप में होता है ना बोल्ट, इसका मतलब होता है चिटकनी लगाना, मतलब चिटकनी वगैरह होती है ना दरवाजे में, तो हम कहते हैं एक्स्ट्रा बोल्ट द गेट, बोल्ट द गेट मतलब दरवाजे में चिटकनी लगा दो। नेक्स्ट, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको हाईलाइट कर देता हूँ मैं, कोल्ड। नेक्स्ट, द स्पीकर्स emphasis is on the present day problems that are being faced by ordinary men of India. The speaker's emphasis is on the present day problems that are being faced by ordinary men. इसे ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या पूछना है, क्या बोला है, एरर फाइंड आउट करना है ना। इम्फेसिस जो वर्ड होता है ना, एम्फेसाइज वर्ड से ये होता है, एम्फेसाइज वर्ब होता है, इसका मतलब होता है जोर देना, किसी बात पे अपनी बात पे जोर देना। तो इसका जो नाउन होता है एम्फेसिस, SIS होता है, लेकिन इसने डबल S लगा रखा है। आपकी गलती क्या होगी,
अब किस ऑप्शन में ये है इम्फेसिस वाला, ये प्रॉब्लम, ये गलती है। एक और चीज़ इसके लिए, एम्फेसाइज अगर वर्ब के रूप में यूज किया गया है तो इसके साथ ऑन प्रीपोजिशन नहीं होता है, लेकिन नाउन के रूप में यूज़ किया गया है तो ऑन प्रीपोजिशन का यूज कर सकते हैं। जैसे ऑन दिया गया है ना, तो स्पीकर का जोर देना, ये नाउन है ना, प्रभाव यूज़ कर सकते हैं, इफेक्ट यूज़ कर सकते हैं, है ना। वैसे इसका मीनिंग होता है जोर देना, बट इसका यहाँ पे जो मीनिंग होता है वो होगा इफेक्ट्स से, है ना। द स्पीकर्स एम्फेसिस इज ऑन द प्रेजेंट डे। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, जैसे हम बोलते हैं द टीचर एम्फेसाइज्ड ऑन द प्रॉब्लम रिलेटेड टू ग्रामर, ग्रामर सब्जेक्ट है, आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, रिलेटेड टू ग्रामर। अब यहाँ पे द टीचर एम्फेसाइज्ड ऑन द प्रॉब्लम, एम्फेसाइज्ड ऑन नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में यूज किया गया है एम्फेसाइज्ड। तो ये ध्यान रखिएगा इन चीज़ों को, जो जिससे रिलेटेड गलतियाँ मेरे को दिखेंगी वो मैं तुरंत ही आप लोगों को बताते चलूँगा। नेक्स्ट, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एरर पूछ रहा है, ग्रामेटिकल एरर। वी हैज़ सीन दैट मूवी बिफोर, वी हैज़ नहीं होगा महाराज, वी, यू, आई, दे के साथ यूज किया जाता है हैव, सी, ही, इट, या कोई नाउन हो सिंगुलर, इनके साथ यूज किया जाता है हैज़। अंडरस्टूड। नेक्स्ट, इसमें तो कोई बड़ी चीज़ थी नहीं, इसमें गलती क्या थी, ये हैव सीन होगा। नेक्स्ट, द स्टूडेंट ईगरली दियर अवेटेड रिजल्ट्स। अच्छा, इसका पूछा क्या है इसने, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट अरेंज द गिवन वर्ड्स टू फॉर्म अ ग्रामेटिकल करेक्ट मीनिंगफुल सेंटेंस। अच्छा, मीनिंगफुल सेंटेंस देखो ध्यान से, सब्जेक्ट तो पहले आएगा, ध्यान रखिएगा, वर्ब जाता है, वर्ब में दो पार्ट होते हैं, जैसे कि अगर कभी हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब दोनों आ गया, है ना, ऑब्जेक्ट आएगा। अगर ईगरली वगैरह ये सब चीज़ें दी हैं, अगर कोई एडवर्ब है तो एडवर्ब कई तरह के होते हैं, वो आपको एडवर्ब के सेक्शन में बता दूंगा। जनरल बता देता हूँ, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यूज किया जाता है, वो यहाँ यूज किया जाता है वर्ब के सब्जेक्ट के बीच में। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कैसे कौन कौन होते हैं, नेवर हो गया, ऑलवेज हो गया, समटाइम्स, जैसे ही समटाइम्स कम्स टू मीट मी, वो कभी कभी मेरे से मिलने आता है, समटाइम्स हो गया, रेयरली हो गया, है ना, ऑलवेज हो गया। ये यहाँ पे आपको नॉलेज दे रहा हूँ, ऑलवेज हो गया। अगर एडवर्ब ऑफ मैनर है तो वो मेन वर्ब के बाद आता है। एडवर्ब ऑफ मैनर मतलब काम कैसे किए हो आप, मैनर तो वर्ब के बाद आता है। एडवर्ब ऑफ टाइम है तो एकदम लास्ट में आता है। तो कुछ चीज़ें होती है ना एडवर्ब के सेक्शन में, आपको एकदम डिटेल्स में। तो स्टूडेंट्स ईगरली दियर अवेटेड रिजल्ट्स, ईगरली अवेटेड द स्टूडेंट्स रिजल्ट, कोई मतलब ही नहीं है। द अवेटेड ईगरली रिजल्ट्स, ये भी दो सेंटेंस एकदम बेकार है। द स्टूडेंट्स सब्जेक्ट पहले आ गया, द स्टूडेंट्स दोनों में, द स्टूडेंट्स ईगरली अवेटेड दियर रिजल्ट्स, और स्टूडेंट्स दियर, दियर क्या है, पॉजेसिव केस है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, इसको बोलते हैं बच्चों पॉजेसिव एडजेक्टिव। हिज, हिम, सॉरी हिज, हर, दियर, माई, योर, अवर, इनके बाद हमेशा नाउन होता है। क्या इसके बाद नाउन है, नहीं, ये सीधे एडवर्ब लिख दिया है। नाउन कहाँ दिया है, यहाँ पे दिया है। तो ये दोनों साथ में होने चाहिए, ये दोनों पास पास होने चाहिए, तो ये हो जाएगा। तो ये भी गलत हो गया आपका, बच्चा क्या आपका थर्ड, ये करेक्ट है। द स्टूडेंट्स ईगरली अवेटेड दियर रिजल्ट्स, उत्सुकता से, है ना, ईगरली का मतलब उत्सुकता से अपने रिजल्ट का इंतजार करते थे। नेक्स्ट, पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शन सेलेक्ट। अच्छा, एरर पूछ रहा है, सॉरी, ये एरर के बारे में पूछ रहा है। ये एरर कौन से पार्ट में है, देखिए, दिस इज द बुक होम आई वांटेड टू बाई। बेसिक चीज़ें आपको बता देता हूँ। कोई भी अगर नॉन लिविंग थिंग्स है, नॉन लिविंग या फिर एनिमल हो, है ना, इनके लिए हम यूज करते हैं विच का। हो का यूज़, होम का यूज़ किया जाता है पर्सन के लिए, व्यक्ति के लिए, है ना। और यहाँ पे दैट भी यूज कर सकते हैं, दैट भी यूज किया जाता है, वो इस कुछ स्पेशल केसेस होते हैं, है ना, तो वो ध्यान रखिएगा, वो मैं आपको जब जो चैप्टर पढ़ाता हूँ उसके। अब हो का यूज़ कब किया जाता है, जब सब्जेक्ट की ज़रूरत हो। होम का यूज़ किया जाता है जब ऑब्जेक्ट की ज़रूरत हो। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन है, किस सेक्शन में पढ़ोगे आप मेरे से, ये
ये जब आपको प्रोनाउन पढ़ाऊँगा, प्रोनाउन में रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ाऊँगा, तो वहाँ पे आपको डिटेल्स में बताऊँगा। अभी बस ये जान लो कि दिस इज़ द बुक, ये किताब है ना, होम आई वांटेड टू, जिसको मैं खरीदना, बेचना, टू बाई, खरीदना चाहता था। ये वही किताब है जिसको मैं खरीदना चाहता था। दिस इज़ द बुक विच आई, क्या हुआ, विच आई वांटेड टू बाई। अंडरस्टूड? होम कहाँ पे आएगा, किताब की जगह पे मैन होता, दिस इज़ द मैन होम आई वांटेड टू बाई, जिसको मैं खरीदना चाहता था, है ना। याद रखिएगा, अगर यहाँ पे बुक की जगह पे कोई मैन होता, वुमेन, गर्ल, बॉय, कुछ ऐसा चीज़ होता है ना जो पर्सन्स को इंडिकेट करता, तो होम का यूज़ करेक्ट होता। हु का यूज़ कहाँ पे होता है, जब सब्जेक्ट के रूप में उसी का यूज़ किया, कहते हैं जैसे दिस इज़ द बॉय, ये वही लड़का है जिसने मुझे मारा, हु काटा, है ना, बाइट मी, हु बीटन यूज़ करते हैं यार, बीटन मी। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट के रूप में, इसने एक्शन किया ना कोई, तो ये सब्जेक्ट हो गया, तो सब्जेक्ट को जोड़ने के लिए हु का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, इसमें क्या बोला है, अच्छा इस वर्ड का ब्रैकेट वाला है ना, रीड द गिवन सेंटेंस केयरफुली एंड फिल द ब्लैंक्स बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट सिनोनिम्स। किसने, वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट, इसका सिनोनिम्स, ट्रिवियल का मतलब क्या होता है लिख लो आप, इनसिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट मतलब नॉट इम्पोर्टेंट, है ना, नॉट इम्पोर्टेंट, ट्रिवियल, इनसिग्निफिकेंट, नॉट इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हो। कंसीडेड, मैजेस्टिक, एडियोटिक, एडियोटिक मतलब बेवकूफ़ जैसा, है ना, मैजेस्टिक, भव्य, मैजेस्टिक, है ना, इसका एक वर्ड होता है मैग्निफिशेंट, मैग्निफिशेंट किस सेंस में आएगा, मैग्निफिशेंट या ग्लैमरस, अद्भुत, अद्भुत, वंडर, वंडरफुल, इसके सेंस में आएगा। इनसिग्निफिकेंट मैंने बता दिया। कंसीडेड का मतलब होता है घमंडी, हॉटी, HAUGHTY, हॉटी, एरोगेंट, ऑडेसियस, है ना, ऑडेसिटी वर्ड इसी से बनता है, ऑडेसियस, ये वर्ड होता है। चलिए इस वर्ड का मीनिंग पूछा था, सॉरी, ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट पैसिव वॉइस, क्या निकालना है, गिवन सेंटेंस, एक्सेस डिनाइड, इंपैरेटिव सेंटेंस है ना, ये सब्जेक्ट है ही नहीं इसमें, तो क्या हो गया, इंपैरेटिव सेंटेंस। इंपैरेटिव सेंटेंस को देखिए, इंपैरेटिव सेंटेंस रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्टेड करके बोलते हैं, सजेस्ट है, एडवाइस, एडवाइस्ड या सजेस्टेड करके बोलते हैं। कुछ भी नहीं पता चल रहा है तो लेट का यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ये यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए ओपन द गेट, ओपन द गेट, है ना, इसमें सब्जेक्ट कौन ओपन करने के लिए बोल रहा था पता नहीं चल रहा है, तो ये क्या है, इंपैरेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेट द गेट बी ओपेंड, बी लगाते हैं, सर यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, बी प्लस में, तो एक्सेस डिनाइड है ना, एक्सेस जो था वो विफल हो गया, तो एक्सेस इज बीइंग डिनाइड, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कब यूज की जाती है, प्रेजेंट परफेक्ट में, इज बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट में, तो ये होगी ही नहीं। लेट इट बी नोन दैट एक्सेस विल बी डिनाइड, ये तो फ्यूचर सेंटेंस को दिखा रहा है, ये भी नहीं होगा। एक्सेस हैज़ बीन डिनाइड, परफेक्ट टेंस को दिखा रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट को। बचा क्या आपका आंसर, लेट द एक्सेस बी डिनाइड। नेक्स्ट ये क्या पूछा, ऑप्शन डायरेक्ट स्पीच की बात कर रहा है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इन डायरेक्ट स्पीच। इसमें डायरेक्ट स्पीच कौन सी है, द प्रिंसिपल से मी, प्रिंसिपल ने मुझसे, प्रिंसिपल से तो होगा ही नहीं, प्रिंसिपल सेज होता तो एक बार हम कंसिडर भी करते तो ग्रामेटिकल एरर हो गई, तो ये तो ऐसे ही हटा दो। द प्रिंसिपल सेड, है ना, सेड के साथ टू का यूज़ किया जाता है, टोल्ड के साथ यूज़ नहीं किया जाता है टू का, ध्यान दीजिएगा कि से के साथ टू प्लस ऑब्जेक्ट का यूज़ किया जाता है जनरली, है ना, सेड टू, अंडरस्टूड। तो चलिए ये भी गलत है, यू आर इन चार्ज ऑफ द एडमिशन सर, तो ये भी आपका गलत है। द प्रिंसिपल सेड टू, टू के बाद ऑब्जेक्ट यूज करते हैं ना, इसमें आई सब्जेक्ट दिया है, तो ये भी गलत है।
आगे पढ़ने की जरूरत नहीं, कहीं गलती मिल गया तो अगर भाई एग्जाम में बहुत कम टाइम रहता है। अंडरस्टूड। फिर द प्रिंसिपल सेड टू मी, सही है ये, यू आर इन चार्ज ऑफ द एडमिशन सेल। चौथा पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, अगर आपको दिख गया कि 3 गलत है तो चौथे पे आंसर लगा दो। नेक्स्ट, इसमें क्या पूछा, फिलिंग द ब्लैंक्स, फ्रेजल वर्ब्स की बात कर रहा है। अंडरस्टूड। दैट थॉट इट विल बी ग्रेट आइडिया समडे। उसी थॉट पे या उसी विचार पे लगे रहो, एक दिन ये बहुत बड़ा या बहुत अच्छा आइडिया हो जाएगा। अंडरस्टूड गाइस। देखिए, होल्ड ऑन का मतलब होता है रोके रखना, मतलब कोई चीज़ होल्ड ऑन करके, ये सैलरी वगैरह आपकी होल्ड हो जाती है ना, होल्ड ऑन वहाँ पे यूज किया जाता है। किसी चीज़ पे स्टिक रहना, स्टिक का मतलब लगे रहना, स्टिक मतलब उसी पे टिके रहना, वो होल्ड ऑन टू होता है, ध्यान रखिएगा, ये होता है। अंडरस्टूड गाइस। होल्ड टू का मतलब होता है बांधे रखना, किसी चीज़ से लटकाए रखना, होल्ड टू। होल्ड अगेंस्ट का होता है वैलिड। वैसे तो होल्ड अगेंस्ट का यूज़ हम करते नहीं हैं जनरली, तो उसका बाधक बनाना होता है। तो आपका जो एग्जिट होगा वो कह रहा है कि थॉट पे, अपने उसी विचार पे, उसी सोच पे बने रहो, मतलब स्टिक रहो, है ना, उसी पे। आपका आंसर हो जाएगा होल्ड ऑन, है ना। माई सैलरी वॉज होल्ड ऑन, मेरी सैलरी रोक दी गई। नेक्स्ट, यू यूज़ एन टू स्टीयर अ बोट। स्टीयर का मतलब होता है वैसे तो हिलाना होता है, जैसे कि कोई चम्मच चाय में शक्कर डालने के बाद चम्मच को हिलाते हैं, उसको स्टीयर यूज करते हैं। बट यहाँ पे बोट की बात की जा रही है, मतलब कि बोट को गतिशील बनाने की बात कही जा रही है। यू यूज़, क्या यूज करते हो आप जब बोट होती है, जो नाव होती है, उसको चलाने के लिए क्या यूज करते हो, और उसको बोलते हैं बच्चों, चप्पू हिंदी में बोलते हैं, और, है ना। ये और तो हो ही नहीं सकता, एन का यूज किया गया है, ये कंजक्शन होता है, ये वर्ब होता है, ये तो ऐसे ही आप डिलीट कर सकते हो। एन के बाद क्या आएगा, कोई कोई नाउन आएगा, है ना। ये आयरन और वाला है, आयरन लॉ अयस्क बोलते हैं ना आप, जो ज्योग्राफी पढ़ते हो, आयरन और वाला और है, तो आपका बचा ही क्या, यही। नेक्स्ट, सब्स्टिट्यूट अंडरलाइन द सेगमेंट। अच्छा, ये जो वर्ड है ये अंडरलाइन किया हुआ था। अब पूछ रहा है कि दिस इज द चैलेंज टास्क आई हैव एवर एनकाउंटर्ड। ये बहुत ही कठिन टास्क है जो भी अभी तक मेरे, जितने से भी मेरा सामना हुआ है। ये क्या है, इसे ध्यान दीजिएगा, एवर या नेवर वर्ड यूज किया जाता है तो ये सुपरलेटिव को शो करता है, मतलब इससे पहले इतनी सुंदर लड़की कभी नहीं देखी है, मतलब इतनी सुंदर का मतलब कि बहुत ज़्यादा, है ना, मैंने इतनी अच्छी ज़िंदगी कभी नहीं जी है, या ये बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग टास्क है जितने भी अभी तक मिले हैं, जितना भी, इतना भी कभी नहीं। ये सब क्या होता है, एवर, नेवर। हालांकि मैं आपको सेंस के लिए बस बता रहा हूँ, और वैसे भी ये ग्रामेटिकल एरर है। टास्क क्या है, नाउन है, कोई कार्य है ना, ये नाउन है, नाउन के पहले क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा। चैलेंज, चैलेंज कोई एडजेक्टिव थोड़ी है, ये तो एक वर्ब है ना, या फिर नाउन हो सकता है, नाउन के पहले नाउन होता ही नहीं है, नाउन के पहले वर्ब भी नहीं आता है, तो क्या आता है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव वर्ब से कैसे बनती है, आईएनजी फॉर्म लगा करके, या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा करके बनती है। अंडरस्टूड। ये नाउन से पहले अगर ये दोनों यूज किया जाता है तो वो एडजेक्टिव बनती है, यानी चैलेंजिंग टास्क हो सकता है, चैलेंज्ड पीपल हो सकता है, चैलेंज्ड मतलब अपंग लोग, चैलेंज्ड पीपल, हैंडीकैप्ड मतलब ईडी फॉर्म देखते हो ना, लगा रहता है, और चैलेंजिंग टास्क, ध्यान दीजिएगा। अब एवर यूज किया गया है तो ध्यान दीजिएगा कि उसने कुछ सुपरलेटिव सेंस में बोल रहा है, और वैसे भी द यूज पहले किया गया है, तो आपका द तो मोर के पहले आएगा नहीं। चैलेंजिंग के साथ मच यूज नहीं किया जाएगा क्योंकि सुपरलेटिव बनाना है, ये दोनों यूज नहीं किए जाएंगे। चैलेंजिंग सिर्फ आएगा, दिस इज द चैलेंजिंग टास्क, ये सही है, बट अगर एवर नहीं होता तो आई हैव एवर एनकाउंटर, मतलब जो भी आज तक मुझे मिले हैं, है ना, यानी उनमें से सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग की बात की जा रही है, तो आपका आंसर क्या होगा, मोस्ट चैलेंजिंग। नेक्स्ट, ये क्या बोल रहा है, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, ही सेड हो जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो दैट आएगा, सब में दैट है, सेड सब में है तो हो तो कोई भी सकता है, फिर आई बदल ही में चेंज हो जाएगा तो ही सब में है। बॉट, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, यानी सिंपल पास्ट का सेंटेंस है, किसका है ये, सिंपल पास्ट का, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हैड देखो किस में है, तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया,
ये कैंसिल हो गया, बचा क्या, हैड वर्क की थर्ड फॉर्म, और दिस का चेंज हो जाता है दैट में। अब ही के साथ क्या आता है, हिज, और सब सही है, तो आपका आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट, इसमें करेक्ट द एरर की बात की जा रही है कि एरर को सही करना है। थ्रो अ राउंडर स्टोन टू क्रिएट रिपल्स इन द वाटर। अब कहता है ना, एक गोल स्टोन मतलब गोलाकार पत्थर फेंको पानी में, रिपल्स उभरे, रिपल्स बनाने के लिए। रिपल का मतलब तरंग होता है, ध्यान रखिएगा, वेव्स। तो गोल भेजते हैं, तो वैसे भी अ राउंड स्टोन यूज किया जाएगा, राउंडर वर्ड नहीं होता। राउंडर यूज कहाँ, पहले चीज ध्यान दीजिएगा, राउंड का वर्ड भी, राउंड के साथ ईडी और ER और EST लगता ही नहीं है, क्योंकि राउंड कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप है, स्क्वायर, राउंड हो या फिर रेक्टेंगुलर हो या ट्रायंगुलर हो, इनके साथ हम कभी भी मोस्ट यूज़ नहीं करते हैं, ना ही ER ना ही EST यूज करते हैं। तो ये तो कैंसिल ही कर दो, ये तो एडजेक्टिव के रूल में भी आप देखोगे बुक्स में दिया जाता है। तो राउंडर कैंसिल हो जाएगा, राउंड इसको छोड़ कर भी, राउंडेस्ट ये भी कैंसिल हो जाएगा, मोर राउंड ये भी कैंसिल हो जाएगा। देखो एडजेक्टिव से बहुत क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उधर भी 2-3 क्वेश्चन आ चुके हैं, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा राउंडेस्ट। आपको एडजेक्टिव में पढ़ाऊंगा बहुत डिटेल्स में, पहले भी पढ़ा रखा हूँ, वैसे होगा उस मेरे चैनल पे, बट डिटेल्स थोड़ा क्वेश्चन जैसे जैसे ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं। तो नेक्स्ट, इसमें क्या पूछ रहा है, एरर पूछ रहा है, कंटेंट्स द एरर फाइंड आउट करने के लिए पूछ रहा है। तो दे वर मैरिड हैप्पीली बिफोर सी क्विट हर जॉब। उसके जॉब छोड़ने से पहले वो बहुत अच्छे से शादीशुदा, है ना, बहुत खुश थे। देखिए ध्यान रखिएगा, वाज वर, है ना, या इज एम आर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है 2 ही केस में, या तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव हो या तो पैसिव वॉइस में। अंडरस्टूड, पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस तो है नहीं क्योंकि ये तो सब्जेक्ट के रूप में ही है ऑलरेडी, है ना। तो दे वर हैप्पीली मैरिड, तो ये एडजेक्टिव, पैसिव वॉइस नहीं है तो क्या होगा, ये एडजेक्टिव है। अब जैसे वर्ब की थर्ड फॉर्म मैरिड, मैरिड का मतलब शादीशुदा, है ना, विवाहित, तो अब ये एडजेक्टिव है। अब एडजेक्टिव को मॉडिफाई कौन करता है, एडजेक्टिव नाउन को करता है, लेकिन नाउन और प्रोनाउन को, लेकिन एडजेक्टिव को मॉडिफाई कौन करता है, एक एडवर्ब। तो एडवर्ब पहले आता है, ध्यान रखिएगा। तो यह मैरिड हैप्पीली नहीं होगा, हैप्पीली मैरिड, दे वर हैप्पीली मैरिड, अंडरस्टूड, ये यूज किया जाएगा। ये ए इसका है, बी इसका है, सी इसका है, ऐसे ध्यान रखिएगा। बी में गलती हो गई, ये गलती है। चलिए, तो अभी आप लोगों को कितना क्वेश्चन हो गया है, 29, 15 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। तो मैं आपको नेक्स्ट ऐसे में ऐड कर दूंगा, वैसे 1 घंटे तक हो गया है तो आगे ऐड कर दूंगा। कॉम्प्रिहेंसिव सेक्शन में आपको बाद में बता दूंगा।